वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सर बढ़िया है। आप बताओ। बहुत बढ़िया। अनीस, अब तक हमने जो भी टॉपिक डिस्कस किए, क्या उनमें किसी प्रकार का कोई डाउट है, कोई बात पूछने वाली है तो आप पूछिए। नो सर, डाउट नहीं है सर, मैं और रिवाइज कर लेता हूँ क्लास के बाद। ठीक है, अगर आप रिवाइज कर लेते तो बहुत अच्छी बात है, जरूरी भी है रिवाइज करना। आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पोर्टेंस। अगर समय रहते, थोड़ा समय बचा हमारे पास, तो हम लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट भी देखेंगे, लेकिन इन ओके सर। तीनों पॉइंट को करने से पहले कल हमने कुछ क्वेश्चंस छोड़ दिए थे। केस बेस्ड क्वेश्चन, बेस्ड ऑन यस सर। कंसेप्ट, बेस्ड ऑन फीचर्स, बेस्ड ऑन प्लानिंग्स। तो वो कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे पहले, उसके बाद हम अपना आज का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। चलिए, हमने ये सारी बातें डिस्कस कर ली थी और हमने कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए थे। करीब करीब 22 से 23 एमसीक्यू क्वेश्चंस हमारे जो है डिस्कस हो चुके थे। और फिर हम केस स्टडीज पर आए हुए थे, उन केस स्टडीज पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 के बाद ये केस स्टडीज हमारा जो है आज का मेन पॉइंट डिस्कशन का रहेगा। चलिए, इन केस स्टडीज को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखिए, केस स्टडीज का जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है, उसमें हमें कुछ ही की पॉइंट्स की जरूरत होती है, और उन की पॉइंट्स के बेस पे हम इस क्वेश्चन को क्लियर कर पाते हैं। 1 मिनट में होल्ड करूंगा। चलिए, इट इज ओके। देखिए, केस स्टडी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। केस स्टडी क्वेश्चंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि भाई कोई भी पार्टिकुलर की पॉइंट हमें जरूर पता होना चाहिए। अब जितना भी टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया, हम लोगों ने आज तक जो टॉपिक डिस्कस किया इस यूनिट में से, उनमें एक तो हमने डिस्कस किया है कंसेप्ट्स, कंसेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट। और जिनमें हमने बात की थी 3 कंसेप्ट के बारे में। एक कंसेप्ट था हमारा प्रोसेस, दूसरा कॉन्सेप्ट था हमारा एफिशिएंसी, तीसरा कॉन्सेप्ट था हमारा इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस। और फिर दूसरा जो मेन पॉइंट हमने डिस्कस किया, वो किया फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। और तीसरे नंबर पर जो हमने डिस्कस किया, वो किया था फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो इन्हीं 3 टॉपिक्स पर हमारी ये केस स्टडी बेस्ड है। इन्हीं 3 पॉइंट पर हम ये केस स्टडी डिस्कस करेंगे, तो वन बाय वन चलते हैं। पहली केस स्टडी क्या है, ये देखते हैं। वृंदा लिमिटेड इज able to achieve the target production of 5,000 units within the prescribed period. Prescribed period means on the time. जो निर्धारित समय दिया गया था, उस निर्धारित समय में ऑन टाइम वो अपना टारगेट अचीव कर पाई। तो यहाँ पर एक बात तो क्लियर होती है कि वृंदा लिमिटेड क्या है। बताइए, वृंदा लिमिटेड क्या है जब ऑन द टाइम अगर वो टारगेट कंप्लीट कर पा रही है तो? इट मीन्स, सर इफेक्टिव है। हाँ, इफेक्टिव है। क्या है वो? इफेक्टिव है। However, to achieve the target on time, additional rupees 40,000 were paid as overtime wages to employees. ये जो
टारगेट है इसको अचीव करने के लिए उसको 40,000 रुपए एडिशनली पेड करने पड़े। तो 40,000 एडिशनली पेड करने पड़े मतलब उसने उसकी कॉस्ट को बढ़ा दिया, इंक्रीजिंग इन कॉस्ट, इंक्रीज इन कॉस्ट, कॉस्ट को इंक्रीज कर दिया। अगर कॉस्ट इंक्रीज हो गई तो मतलब वो क्या नहीं रही, एफिशिएंट, क्या नहीं रही, एफिशिएंट, efficient। है ना। डू यू थिंक वृंदा लिमिटेड इज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट इन इट्स वर्किंग? तो हम यहाँ पर दोनों आंसर देंगे। वृंदा लिमिटेड इज इफेक्टिव बट नॉट efficient, not efficient because the cost has increased by 40,000 rupees. Effective means that on time she achieved the target. चलिए इसका आंसर आप लोग देख लेंगे, ये इसका आंसर रहेगा हमारा। मैनेजमेंट ऑफ वृंदा लिमिटेड इज इफेक्टिव एज टारगेट इज achieved, however is not efficient as target is achieved at a higher cost. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है ये देखते हैं। वोल्वो लिमिटेड टारगेट टू प्रोड्यूस 10,000 शर्ट्स पर मंथ। वोल्वो लिमिटेड को एक टारगेट दिया गया है 10,000 शर्ट्स पर मंथ, क्या है वो 100 रुपए पर शर्ट के हिसाब से प्रोड्यूस करेगी। द प्रोडक्शन मैनेजर अचीव्ड दिस टारगेट, इस टारगेट को उसने अचीव कर लिया। जब अचीवमेंट की बात आती है तो मतलब अब याद रखिए ऑन टाइम की बात आती है, ऑन टाइम अचीव कर लिया। एट अ कॉस्ट ऑफ ₹90 पर शर्ट, देखिए 100 रुपए का टारगेट दिया था और 90 रुपए में पर शर्ट उसने वो टारगेट अचीव कर लिया। डू यू थिंक प्रोडक्शन मैनेजर इज इफेक्टिव? गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। देखिए इफेक्टिव तो 100% है ही है क्योंकि उसने टारगेट अचीव कर लिया। एंड हम ये भी लिख सकते हैं कि ही इज एफिशिएंट टू, वो एफिशिएंट भी है। क्यों एफिशिएंट है? बिकॉज उसने कॉस्ट को कम करके इस टारगेट को अचीव किया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसका आंसर आप देख लीजिए कैसे लिखा जाएगा। Yes, the production manager is effective because he has completed the task and achieved the goals of producing 10,000 shirts. He is efficient also as he has achieved the target at lower cost since he achieved the target at a lower cost of ₹90 per shirt, while the standard cost is ₹100 per shirt. अच्छा चलिए मैं यहाँ एक एडिशनल क्वेश्चन आपसे इसमें पूछ लेता हूँ। मुझे बताइए कि हम यहाँ जो कंपैरिजन कर रहे हैं कि भाई 90 रुपए पर शर्ट पर उसने अपने टारगेट को अचीव किया और एक्चुअल में जो स्टैंडर्ड कॉस्ट हमने रखी थी वो रखी थी 100 रुपए, वो रखी थी हमने 100 रुपए। तो अगर इस तरीके का मैं कंपैरिजन करता हूं तो किस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को मैं यहाँ इन्वॉल्व करता हूँ, किस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को मैं इन्वॉल्व करता हूँ बताइए। एनीवन, कोई भी बताइए। यहाँ हम फॉलो करते हैं किस फंक्शन को, दैट इज कंट्रोलिंग फंक्शन। क्योंकि हम एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल जो कॉस्ट है वो 90 रुपीज है और जो स्टैंडर्ड कॉस्ट थी वो 100 रुपए थे, इनके बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं। तो 10 रुपए कम पर हमने प्रोडक्शन किया है तो कंट्रोलिंग फंक्शन को हम यहाँ इन्वॉल्व करके चल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। हीरो लिमिटेड टारगेट is produce 10,000 shirts per month at a cost of ₹150 per shirt। 150 रुपए पर शर्ट पर हमने टारगेट उसको दिया है। एंड द प्रोडक्शन मैनेजर अचीव दिस टारगेट एट ए कॉस्ट ऑफ ₹160 पर शर्ट। डू यू थिंक द प्रोडक्शन मैनेजर इज इफेक्टिव? गिव यस रीजन सर। इन स्पॉट। बिल्कुल आप इस बात से सहमत होंगे क्योंकि देखिए सबसे मेन बात है उसने इस टारगेट को अचीव तो किया, could achieve this target at a cost of 160 per shert। Do you think? Yes, टारगेट अगर वो अचीव कर रहा है तो वो इफेक्टिव है। यस, बट अगर हम बात करेंगे कॉस्ट के हिसाब से तो ही इज नॉट एफिशिएंट, वो एफिशिएंट नहीं है, नॉट एफिशिएंट। क्यों एफिशिएंट नहीं है? क्योंकि लागत ज्यादा है और ज्यादा कॉस्ट पर अगर हम कोई चीज अचीव कर रहे हैं तो हम वहां पर क्या नहीं है, एफिशिएंट नहीं है, इफेक्टिव तो होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है अशिता and Lakshita are employees working in Darjeeling Enterprises dealing in costume jewelry. The firm secured an urgent order of 1,000 bracelets that were
टू बी डिलीवर्ड विद इन 4 days। इसका मतलब ये हुआ कि 1000 ब्रासलेट का ऑर्डर हमें 4 दिन में कंप्लीट करना है। ये उसने एक सिक्योर्ड ऑर्डर, ये एक सिक्योर्ड ऑर्डर जो है उसने अचीव किया है। They were assigned the responsibility of producing 500 bracelet each at a cost of 100 rupees per bracelet, and Ashita was able to produce the required within the stipulated time at a cost of rupees 55,000, 55,000 रुपए। ठीक है, ये रुपए का सिंबल है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। Whereas Lakshita was able to produce only 450 units at a cost of rupees 90 per unit. Now the question is, state whether Ashita and Lakshita are efficient and effective. Give reason to justify your answer. तो ये 3 नंबर में एनसीईआरटी की बेसिक क्वेश्चन है। एग्जाम में मैंने बताया कि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी पर क्वेश्चन आता ही आता है, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी प्रकार यस का, सर। है ना। तो यहाँ पर देखिए 2 पर्सन है, दोनों पर्सन की बातें समझ लेते हैं। 1000 यूनिट्स हमें प्रोड्यूस करनी है, जिनमें दोनों जो पर्सन है उनको हमने 500 का टारगेट दिया है कि भाई 500 ब्रेसलेट आप प्रोड्यूस करें और 500 ब्रेसलेट आप प्रोड्यूस करें, और वो 100 रुपए पर ब्रेसलेट पर हमने एक टारगेट रखा है। यानी टारगेट तो 500 1000 का है, जिसमें एक तो इसको प्रोड्यूस करती है 5500 रुपए में, सॉरी 55,000 में, और टारगेट कंप्लीट कर लेती है, कंप्लीटेड ऑन टाइम। और एक इसको प्रोड्यूस तो करती है, लेकिन टारगेट के तौर पे वो 450 यूनिट ही बना पाती है, और 90 रुपए पर यूनिट के हिसाब से। यहाँ पर अगर बात करें तो 9 5 जा 45, 9 4 जा 36 प्लस 4, 40,500 में 450 टारगेट बना, 450 यूनिट बना पाई, तो इसका मतलब 500 के टारगेट को वो अचीव नहीं कर पाई, लेकिन लागत उसने कम कर ली। तो हम ये कह सकते हैं कि जो अशिता है, अशिता वो तो इफेक्टिव है बट वो एफिशिएंट नहीं है, और जो लक्षिता है वो एफिशिएंट है बट इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि दोनों ही टारगेट, एक ने टारगेट हाई कॉस्ट पे अचीव किया, एक ने टारगेट कम कॉस्ट पे अचीव किया, लेकिन टारगेट अचीव नहीं कर पाई पूरे तरीके से, कम यूनिट प्रोड्यूस कर पाई। तो आइए इसके आंसर की तरफ चलते हैं। कहता है असीता इज इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट, बिल्कुल सही। और रीजन क्या दिया है, सी वॉज एबल टू प्रोड्यूस 500 ब्रेसलेट विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम बट ए हायर कॉस्ट ऑफ रुपीज 10 रुपीज पर ब्रेसलेट। 100 रुपए में बनाना था और 110 में इसने बना कर दिया, तो 10 रुपए एक्स्ट्रा इसने चार्ज के लिए। और लक्षिता क्या है, एफिशिएंट है लेकिन इफेक्टिव नहीं है। क्यों? क्योंकि दो सी वाज एबल टू अचीव लोअर कॉस्ट एट रुपीज 90 पर bracelet but could not produce the target production of 500 bracelets, she was able to produce only 450 bracelets। तो यहाँ पर असिता और लक्षिता का जो टारगेट था, उनमें एक ने टारगेट को अचीव किया, एक ने कॉस्ट को मिनिमाइज किया। तो एक क्या है, एफिशिएंट है, और एक क्या है, इफेक्टिव है। होप सो कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, टीना ए मैनेजर ऑफ Seeker Automobiles Limited establishes an atmosphere that encourages employees to do their best। यानी जो एम्प्लॉइज हैं वो अपना बेस्ट करें, बेस्ट करें। इस प्रकार से जो है वो एम्प्लॉइज को क्या करती है, इंकरेज करती है। इंकरेज का मतलब होता है मोटिवेशन करती है, मोटिवेट करती है, मोटिवेट टू एम्प्लॉइज। सी ऑल्सो क्रिएट्स एन इन्वायरमेंट, वो एक ऐसा इन्वायरमेंट भी बनाती है दैट मेक्स देम वांट टू वर्क, जो उनको काम करने के लिए तैयार करता है। सी डायरेक्ट थ्रू प्रेज एंड क्रिटिसिज्म इन सच अ वे दैट इट ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन द एम्प्लॉइज। आइडेंटिफाई द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड इन द अबव पैरा। आपको बताना है इस पैरे में। डायरेक्टिंग, हाँ बिल्कुल। डायरेक्टिंग। देखो हमने अगर बात करें तो सबसे पहली बात तो इंक्रेजेस की बात आ गई, एक पॉइंट। फिर दूसरा अगर हम बात करें डायरेक्शन की बात तो हो ही रही है, थ्रू द प्रेज एंड क्रिटिसिज्म, ठीक है, डायरेक्ट कर रही है। तीसरा इस प्रकार से कर रही है कि वो अपना बेस्ट आउटपुट दे पाए। तो ये सारी बातें हमारी डायरेक्टिंग के पार्ट में हमने पढ़ी थी। डायरेक्टिंग में हमने क्या देखा था कि इसके 4 एलिमेंट होते हैं बेसिकली।
एक तो मोटिवेशन, एक सुपरविजन, एक लीडरशिप, एक कम्युनिकेशन। तो ये चारों बातें यहाँ देखने को मिलती हैं। इसलिए इसमें जो कंसेप्ट डिस्कस हुआ है वो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस हुआ है, दैट इज डायरेक्टिंग। चलिए इसके आंसर पर चलते हैं। डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के बारे में यहाँ पर बात हुई है, डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? संजना is the branch manager of ABC Handicrafts Private Limited. वो ब्रांच मैनेजर है, and the company's objective is to promote the sales of Indian handloom and handicraft products. It sells fabric furnishing, ready-made and household items are made out of traditional Indian fabrics. संजना डिसाइडेड, संजना क्या डिसाइड करती है? quantities, variety, color, texture of all the above items and then allocate resources for their purchase for different suppliers. तो यहाँ संजना क्या कर रही है बेसिकली कि वो डिसीजन ले रही है, डिसाइड कर रही है। और आपको पता है डिसाइड की जब बात की जाती है तो जनरली हम प्लानिंग के बारे में बात करते हैं। हम किसके बारे में बात करते हैं? प्लानिंग के बारे में बात करते हैं। और जब अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात की जाती है तो वहां पर बेसिकली हम किसके बारे में बात करते हैं? ऑर्गेनाइजिंग के बारे में बात करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है। रिसोर्सेज ऑफ देयर परचेज फ्रॉम डिफरेंट सप्लायर्स। सी अपॉइंट्स, देखिए वो एक काम और भी कर रही है, अपॉइंटमेंट का। तो अपॉइंटमेंट का जो वर्क होता है वो बेसिकली स्टाफिंग में होता है। ए टीम डिजाइनर एंड क्राफ्ट्स पीपल इन द कंपनी हु developed some prints for bed colors in bright colors on silk. Although they looked very impressive, they were they were more expensive and then they had planned to sell. Average customer could not afford to buy it. और वो जो उन्होंने जो टीम को अपॉइंट किया, कहा सी अपॉइंट्स ए टीम ऑफ डिजाइनर एंड क्राफ्ट पीपल इन द कंपनी हु डेवलप्ड सम प्रिंट्स फॉर द बेड कवर्स इन द ब्राइट कलर ऑन सिल्क। वो देखने में बहुत इंप्रेसिव थे। देवर मोस्ट मोर एक्सपेंसिव ऑल्सो, ज्यादा खर्चीले भी थे। बट दे हैड टू प्लान टू सेल, उन्होंने बेचने के लिए बारे में जो सोचा, एवरेज कस्टमर इसको परचेज नहीं कर सकता था। सो प्रेजिंग देयर एफर्ट्स, संजना suggested that they should keep the silk bed covers for special occasions like Diwali, Christmas, and offer the cotton bed covers on a regular basis to keep cost under control. देखिए यहाँ पर दो बातें उसने की। अपने एम्प्लॉयज को उसने मतलब किसी प्रकार से कोई नेगेटिव कमेंट नहीं किया, बल्कि उनकी प्रेज की, उनके प्रयास को, एफर्ट्स को प्रेज में डाल दिया, मोटिवेट कर दिया उनको एक प्रकार से, उनके एफर्ट्स को प्रेज करते हुए। तो यहाँ पर जब प्रेज की बात आती है तो हम बात करते हैं किसकी? डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग की, बिल्कुल डायरेक्टिंग की बात करते हैं। और संजना ने सुजेस्ट भी किया है, सुजेशन दे रही है कि भाई वो इनको स्पेशल ओकेजन के लिए रखे, यानी दिवाली क्रिसमस पर हम इन महंगे प्रोडक्ट को निकालेंगे। और फिलहाल के लिए रेगुलरली कॉटन बेड प्रोडक्ट्स जो है वो क्या करे, बेड कवर्स जो है वो प्रोवाइड करे ऑन द रेगुलर बेसिस ऑफ द टू कीप द कॉस्ट अंडर कंट्रोल। अब कीप द कॉस्ट अंडर कंट्रोल की जब हम बात करते हैं तो लास्ट का कंट्रोलिंग। फंक्शन कंट्रोलिंग फंक्शन हमारा बेसिकली यहाँ पर लाई करता है। आइए इसमें अब ये देखते हैं कि पूछा क्या गया है। कहता है आइडेंटिफाई एंड स्टेट द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट विच संजना परफॉर्म्स बाय कोटिंग द लाइंस फ्रॉम द अबव पारा। तो मैंने सारे फंक्शंस आपको जहां जहां आ रहे हैं उन लाइनों के ऊपर लिख दिए हैं। यस तो आप इन सर। लाइनों को कोट करके आप इसका आंसर दे सकते हैं। और आंसर 5 नंबर में जाएगा। हालांकि 5 नंबर का क्वेश्चन अब हमारे एग्जाम में आता नहीं है, तो हम इसको 6 नंबर का बना लेते हैं। अब 6 नंबर का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है, तो 6 नंबर के लिए आप इसको याद करेंगे। तो ये 5 फंक्शन होंगे, तो उन 5 फंक्शन में इस तरीके से आप इसका आंसर देंगे। जैसे प्लानिंग, प्लानिंग के बारे में थोड़ा बताएंगे क्या होती है, और फिर उस लाइन की कोटेशन लिख देंगे। जैसे संजना डिसाइड्स, संजना ने डिसीजन लिया, ये बात हमने की थी, तो ये प्लानिंग की लाइन हो जाएगी कोटेशन। ऐसे ही ऑर्गेनाइजिंग के बारे में कुछ लिखेंगे थोड़ा सा क्या होती है, और उसमें मैंने आपको बता रखा कि जब भी अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात आए तो आप उसमें ऑर्गेनाइजिंग की बात करेंगे। स्टाफिंग में अपॉइंटमेंट की बात करेंगे, स्टाफिंग के बारे में लिखेंगे और अपॉइंटमेंट वाली लाइन को वहां से कैरी कर लेंगे।
ऐसे ही डायरेक्टिंग के अंदर प्रेजिंग वाली लाइन को आप कैरी कर लेंगे, और लास्ट में जो कंट्रोलिंग वाला पॉइंट था उसमें ऑफर द कॉटन कवर्स, ऑफरिंग द कॉटन कवर्स टू कीप कॉस्ट अंडर कंट्रोल वाली लाइन को आप कवर कर लेंगे और कंट्रोलिंग के बारे में लिखेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन 6 मार्क का क्वेश्चन बन जाएगा, एक 6 नंबर के लिए हम इसको तैयार करें, और ऐसा क्वेश्चन नॉर्मली पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। आइए केस स्टडी नंबर 7 पर चलते हैं। 7 एक नंबर की केस स्टडी है, देखिए। एक यहाँ पर मैं छोटी सी ट्रिक अप्लाई कर लेता हूँ, देखिए ट्रिक लगा देता हूँ एक छोटी सी। आप इस ट्रिक को फॉलो करें जब भी आपको इतना बड़ा क्वेश्चन आपको मिले, और वो भी 1 नंबर के लिए। तो आप सबसे पहले ये पढ़िए कि पूछा क्या गया है। आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड इन द अबव पैराग्राफ। अब देखिए इस ट्रिक का क्या मतलब था। इस ट्रिक का सिंपल सा ये मतलब था कि क्वेश्चन पढ़ने से मुझे एक बात कंफर्म हो गई, मुझे केस स्टडी पढ़नी पड़ेगी। अगर हो सकता था कि क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछ लेता हमसे कि केस स्टडी वैसे ही हमें समय खराब करने के लिए दे दे एग्जामिनर, और नीचे एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले। क्वेश्चन क्या पूछ ले, व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट, इस तरीके का, और ऊपर केस स्टडी ऐसे ही हमें वो अलॉट कर दे। तो आपको सबसे पहले अगर 1 नंबर का क्वेश्चन 3 का हो, 5 का हो, 6 का हो या 4 का हो, उसमें आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन रीड कर लेना है कि क्वेश्चन कहीं डायरेक्ट तो नहीं पूछा। अगर डायरेक्ट नहीं है, केस स्टडी से बिलोंग करता है, तो केस स्टडी पढ़िए, अदरवाइज डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं ना, डायरेक्ट आंसर दीजिए। अब यहाँ केस स्टडी पढ़नी पड़ेगी। लिखा है डायरेक्टर्स ऑफ अमन लिमिटेड असाइन द टास्क ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द प्लान्स एंड पॉलिसीज framed by the board to all the departmental heads, and departmental heads appointed supervisors, superintendent, executives, etc., so that the work can be assigned to work to the workers as per the plan, and supervisors kept a check on the workers as per the plan। कहता है आइडेंटिफाई द फीचर। अगर तो फंक्शन की बात करता तो हो सकता है कि मैं यहाँ लिख देता अपॉइंटमेंट में फंक्शन स्टाफिंग है, मैं लिख देता कि रिसोर्सेज अलोकेट कर रहा है तो, या पॉलिसीज बना रहा है तो प्लानिंग है ना। लेकिन यहाँ पर फीचर पूछी है। अगर फीचर की बात करूं तो क्या कर रहा है डायरेक्टर अमन लिमिटेड के अंदर, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। बिल्कुल असाइन द टास्क, असाइन द टास्क, टास्क असाइन कर रहा है, यानी कि ग्रुपिंग एक्टिविटी के बारे में यहाँ बात हो रही है, ग्रुपिंग एक्टिविटी के बारे में, क्योंकि यहाँ पर मिलकर वो काम करने के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ ग्रुपिंग एक्टिविटी जो है इसकी फीचर के बारे में हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो आप मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी के तौर पे यहाँ पर रखेंगे, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखिए। सोशल कनेक्ट प्राइवेट लिमिटेड इज मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एंड द मैनेज डायनेमिक, यहाँ थोड़ा सा लिख देते हैं, मैनेज डायनेमिक एंड ए लॉट ऑफ चेंजेस वर टेकिंग प्लेस इन द मोबाइल मार्केट एंड हेंस द रिस्क ऑफ प्रोडक्ट बिकमिंग ऑब्सोलीट इज वेरी हाई। अब यहाँ पर अगर हम बात करें लॉट्स ऑफ चेंजेस वर टेकिंग प्लेस इन मोबाइल मार्केट, तो इसका मतलब ये डायनेमिक इन्वायरमेंट के बारे में बात कर रहा है कि यहाँ पर ऐसा इन्वायरमेंट है, डायनेमिक इन्वायरमेंट टाइप। यस सर। तो डायनेमिक जो इन्वायरमेंट है वो, उसका मतलब डायनेमिक इन्वायरमेंट का मतलब है कि फ्लेक्सिबल है, इन्वायरमेंट बदलता रहता है, चेंजेबल है, जिसके कारण मोबाइल ऑब्सलीट होने की संभावनाएं ज्यादा है। The designs of the phones are governed by requirements and preferences of the customers, and he started incorporating new and advanced features, taking clue from the consumers। और वो जैसे कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट है, फोन्स को उन्हीं के अकॉर्डिंग, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग बनाना स्टार्ट करता है। ही स्टार्टेड इनकॉर्पोरेटिंग न्यू एंड एडवांस फीचर टेकिंग क्लू फ्रॉम द कंज्यूमर्स एंड विद द हेल्प ऑफ हिज वर्कर्स आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड इन दिस केस। तो अगर सर हम, मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। हाँ, क्यों क्यों है डायनेमिक, क्योंकि उसने एज पर द कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट्स अपने प्रोडक्ट में चेंज करना स्टार्ट कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या है यहाँ पर, कि मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक इन्वायरमेंट और इट इज ए डायनेमिक फंक्शन। तो ये एक डायनेमिक फंक्शन है, एक प्रकार का डायनेमिक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। तो हम कह सकते हैं मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक फंक्शन एज एन कैरेक्टरिस्टिक और द फीचर। दैट इज सी द आंसर, मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक फंक्शन, ये हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। अनुष्का फैब्रिक लिमिटेड
has been able to achieve its production targets as per plans using a new German technology. Sorry, it employees are happy and satisfied. ये लीजिए, एम्प्लॉइज आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड जहां पर हो जाए तो वहां एक फीचर तो आप अपनी आंख बंद करके लिख दीजिएगा कि मैनेजमेंट कैसा फोर्स है। इनटेंजिबल फोर्स, मैंने आपको बहुत बार बताया इसके बारे में। जब भी एम्प्लॉयज के हैप्पीनेस की बात आए, एम्प्लॉयज के सेटिस्फेक्शन की बात आए, तो वहां पर इंटेंजिबिलिटी होती है। विद देयर पे स्केल एंड वर्किंग इन्वायरमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, all the work proceeds as per the plans and there is orderliness in the entire functioning of a organization. So identify the feature of management discussed above. देखिए जहां पर हैप्पीनेस की बात आए, ठीक है, हैप्पीनेस की बात आए, जहां पर सेटिस्फेक्शन की बात आए, जहां पर ऑर्डिलीनेस की बात आए, जहां पर डिसिप्लिन की बात आए, तो ध्यान रखिए वहां पर मैनेजमेंट जो है वो इंटेंजिबल फोर्स है। मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स के तौर पे काम कर रहा है। तो यहाँ पर जो फीचर है वो क्या है, मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ओ, यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन खत्म हो गए। आइए आज का नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, दैट इज रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस एंड लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इनमें से जितना भी पॉइंट आज हम डिस्कस कर पाए उतना करेंगे अप टू द क्लास। ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस एंड लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ये तीन बातें हमारी यहाँ डिस्कस करने की हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स पर। देखिए मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव पर मैं डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा बता देता हूं, ताकि आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ आइडिया मिल जाए कि भाई हम पढ़ने क्या वाले हैं इसके अंदर। अगर हम यहाँ बात करें मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, तो आप सिंपली एक डायग्राम बना लेंगे मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स के नाम से। एग्जाम में डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन आपकी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेगी, बजाय ज्यादा लिखने के। यदि आप एक डायग्राम बनाकर चीजों को एक्सप्लेन करेंगे तो वहां पर आपकी चीजों के मार्क्स आपको मिलने में काफी मदद मिलेगी। तो यहाँ पर हम बात करें मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, तो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को तीन पार्ट में बांटा गया है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट के ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के नाम से हम इसको बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। और दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो हम सोशल ऑब्जेक्टिव्स को प्रेफरेंस देते हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव्स को। तीसरे नंबर पर अगर आप बात करें तो आप इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव को प्रेफरेंस देते हैं, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स को प्रेफरेंस दी जाती है। तो इसका मतलब अगर हम बात करें मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव की, तो मैनेजमेंट के कितने ऑब्जेक्टिव्स हैं? मैनेजमेंट के टोटल तीन ऑब्जेक्टिव हैं। पहला ऑर्गेनाइजेशनल, दूसरा सोशल और तीसरा इंडिविजुअल। तो आप इसको ISO, ISO आपने सुना भी होगा, इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से। तो ISO के नाम से इसको याद रखिए। तीन प्रकार के ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड इंडिविजुअल। जब हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो वहां पर तीन बेसिक बातों पर फोकस करते हैं। तीन बेसिक बातों पर, कौन सी तीन बातें? एक, दो और तीन। इसको हम बोलते हैं ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, GPS। जी हाँ, जी का मतलब ग्रोथ, जी का मतलब क्या है यहाँ पर? ग्रोथ। P का मतलब प्रॉफिट्स और S का मतलब सर्वाइवल, सर्वाइवल। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। वो ग्रोथ करना चाहते हैं, वो ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहती है और वो सरवाइव करना चाहती है। जब भी ग्रोथ की बात आएगी बेटा, तो ध्यान रखिए एक्सपेंशन की बात आएगी, बिजनेस की, बिजनेस के एक्सपेंशन की बात आएगी। साथ ही साथ बिजनेस में न्यू एम्प्लॉयज के अपॉइंटमेंट की बात आएगी, अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉयज, अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉयज, जिससे बिजनेस की ग्रोथ होगी। जब भी प्रॉफिट्स की बात आएगी तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को हम बढ़ावा देंगे, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को, उनका जो पैसा है उसको बढ़ाने की बात करेंगे। और सर्वाइवल की जब बात आएगी तो ध्यान रखिएगा,
कॉस्ट कवरेज की बात आएगी, कॉस्ट कवरेज की बात आएगी, कॉस्ट को कवर करेंगे तो इसके बारे में डिस्कशन होगा, ताकि हम अपने आप को सरवाइव कर सकें। सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, जिनके अंदर अगर हम बात करें तो सोशल वेलफेयर का फोकस करेंगे, सोशल वेलफेयर। अब सोशल वेलफेयर क्या होता है, जैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना, जैसे जो डिसेबल्ड पर्सन है, डिसेबल्ड पर्सन है, डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी या उनकी मदद करना, जैसे किसी प्रकार का पार्क बनवा देना, जैसे किसी प्रकार का वाटर टैंक एस्टेब्लिश करवा देना, ठीक है, जैसे ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज के बच्चों को मुफ्त एजुकेशन दे देना, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देने के लिए क्रचेज, स्कूल्स, मेडिकल्स, ये जो है ना बनवा देना, ये सब हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव का पार्ट होता है। साथ ही साथ सोशल ऑब्जेक्टिव में हम शामिल करते हैं क्या, कि जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ सुविधाएं देना, ठीक है, ये भी हम सोशल ऑब्जेक्टिव में शामिल करते हैं। जब एक ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में, यानी किसी ग्रुप को फैसिलिटी देने के बारे में बात की जाए, ग्रुप ऑफ पर्संस को फैसिलिटी देने के बारे में बात की जाए, तो वहां पर हम बेसिकली सोशल ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। और जनरली जो आम जनता होती है उसको हम लो कॉस्ट पर, लो कॉस्ट पर क्वालिटी प्रोडक्ट भी प्रोवाइड करें, तो भी सोशल ऑब्जेक्टिव का पार्ट बन जाएगा। और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में अगर बात करें तो उनकी सैलरी को बात, एम्प्लॉयज की सैलरी पर फोकस करेंगे, एम्प्लॉयज के पर्क्स पर फोकस करेंगे, एम्प्लॉयज को कुछ फैसिलिटीज देने पर फोकस करेंगे, अच्छा इन्वायरमेंट देने पर फोकस करेंगे, गुड वर्किंग इन्वायरमेंट, गुड वर्किंग इन्वायरमेंट, ठीक है, उनकी जो सैलरी में वेजेस में हाइक की बात करेंगे। तो इस तरीके की बातें जहां होंगी तो वहाँ इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बेसिकली ये जो ऑब्जेक्टिव है इस तरीके से 3 प्रकार के हैं। आइए अब इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, थोड़ा जल्दी कवरेज हो जाएगी, पढ़ने में थोड़ा सा इजी महसूस हम कर पाएंगे। देखिए, मैनेजमेंट सीक्स टू अचीव द सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स विच आर डिजायर्ड रिजल्ट्स ऑफ एनी एक्टिविटी, यानी मैनेजमेंट किन्हीं पार्टिकुलर सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स को देखती है जो कि डिजायर्ड रिजल्ट के लिए, किसी एक्टिविटी के डिजायर्ड रिजल्ट के लिए जरूरी होता है। दे मस्ट बी डिजायर्ड derived, they must be derived from the basic purpose of the business. In any organization there are different kind of objective and management had to achieve all the objective in an effective and efficient manner. ये objectives अगर हम क्लासिफाइड करें तो इनको हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव के तौर पे क्लासिफाई कर सकते हैं। जिनमें अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के बारे में, तो ऑर्गेनाइजेशनल जो ऑब्जेक्टिव होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, फॉर सेटिंग एंड अचीविंग objectives for the organization. It has to achieve a variety of objectives in all the areas considering the interest of all the stakeholders including shareholders, employees, customers, government. यानी कि जितने भी stakeholder, stakeholder का क्या मतलब होता है, the stakeholder means the person who have either direct और इनडायरेक्ट इंटरेस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन, जिनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट हो, जैसे शेयर होल्डर हैं, एम्प्लॉइज हैं, कस्टमर्स हैं, गवर्नमेंट है, ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन शुड बी यूटिलाइज ह्यूमन मटेरियल, ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज टू मैक्सिमाइज पॉसिबल एडवांटेजेस, दैट इज टू फुलफिल द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के नाम पे भी हम जान सकते हैं। दे आर सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। इन शॉर्ट अगर बात करूं तो ग्रोथ, प्रॉफिट और सर्वाइवल, जीपीएस के नाम से इसको आप याद रख सकते हैं। ये मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं, जिनमें सर्वाइवल में हमने बताया था कि वो कवरेज ऑफ कॉस्ट के बारे में बात करेगा। मैनेजमेंट मस्ट स्ट्राइव टू इंश्योर द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इन ऑर्डर टू सर्वाइव एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अर्न इनफ रेवेन्यूज टू कवर द कॉस्ट। ये हमारा की पॉइंट रहेगा, टू कवर द कॉस्ट। तो वहां पर हम सर्वाइवल ऑब्जेक्टिव के बारे में बात कर रहे हैं। प्रॉफिट के बारे में अगर बात करें तो मैरर सर्वाइवल इज नॉट इनफ, कह रहा सर्वाइवल सर्वाइवल काफी नहीं है, बिजनेस में प्रॉफिट भी बढ़ने चाहिए। हैज टू इंश्योर दैट ऑर्गेनाइजेशन मेक्स प्रॉफिट एंड प्रॉफिट प्रोवाइड अ वाइटल इंसेंटिव्स
फॉर द कंटिन्यूड सक्सेसफुल ऑपरेशंस ऑफ द एंटरप्राइजेज। यानी बिजनेस के ऑपरेशंस को सक्सेसफुली चलाने के लिए जब हम पैसे को बढ़ाने की सोचते हैं, प्रॉफिट को बढ़ाने की सोचते हैं, तो हमें प्रॉफिट को इंक्रीज करना चाहिए। और ये वो प्रॉफिट ही होते हैं जिनसे हम कवरिंग कॉस्ट एंड रिस्क ऑफ द बिजनेस कवर कर पाते हैं। तो यानी प्रॉफिट इज एसेंशियल फॉर व्हाट, कवरिंग द कॉस्ट एंड रिस्क ऑफ द बिजनेस। जब बात आएगी प्रॉफिट मोटिव के बारे में, तो वहां पर वाइटल इंसेंटिव हमारा मेन पॉइंट हो जाएगा, या जो सक्सेसफुल ऑपरेशन है बिजनेस को उनके बारे में बात करेंगे, या कवरिंग कॉस्ट एंड रिस्क ऑफ द बिजनेस की बात होगी तो हम बात करेंगे प्रॉफिट के बारे में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ग्रोथ। ग्रोथ के बारे में अगर बात करें तो ए बिजनेस नीड्स टू ऐड to its prospects in the long run. For this is it is important for the business to grow. यहाँ ग्रो करना जरूरी है, बिजनेस को एक्सपेंड करना जरूरी है। टू रिमेन इन द इंडस्ट्री, मैनेजमेंट मस्ट एक्सप्लॉइट फुल्ली एंड ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी जितना भी उसके पास रिसोर्सेज है वो उसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से क्या करे, यूटिलाइज करे। एंड ग्रोथ ऑफ द बिजनेस कैन बी मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ, किसी भी बिजनेस की ग्रोथ हम इन बातों से जज कर सकते हैं। किससे? सेल्स वॉल्यूम में इंक्रीमेंट हो जाए, बढ़ जाए। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, तो भी हम ये कहेंगे कि बिजनेस ग्रोथ कर रहा है। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स अगर बढ़ा ले तो भी वो ग्रोथ कर रही है। इंक्रीज इन द कैपिटल इन्वेस्टमेंट, अगर कहीं पैसा उसने इन्वेस्ट कर दिया बिजनेस को ग्रो करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए, तो भी हम ये कहेंगे बिजनेस ग्रो कर रहा है। आइए आगे चलते हैं दूसरे ऑब्जेक्टिव पे, दैट इज सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव्स, अगर सोशल ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर बात करें तो इसका बेसिक पर्पज होता है क्रिएशन ऑफ बेनिफिट फॉर द सोसाइटी। यानी जहां पर ये बात आएगी क्रिएशन बेनिफिट फॉर द सोसाइटी, वहां पर सोशल ऑब्जेक्टिव के बारे में बात होगी। इसके अलावा हमने बात की थी एज अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी एवरी ऑर्गेनाइजेशन वेदर इट इज बिजनेस और नॉन बिजनेस हैज सोशल ऑब्लिगेशन। सोशल ऑब्लिगेशन होता है उसका, यानी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसको पूरी करनी पड़ती है टू फुलफिल। एंड दिस रेफर टू कंसिस्टेंटली क्रिएटिंग इकोनॉमिक वैल्यू फॉर वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सोसाइटी। जितने भी सोसाइटी के एलिमेंट्स हैं लिविंग और नॉन लिविंग, उनके प्रति हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है, उनको उनमें हम किन चीजों को शामिल करके चलते हैं। उनमें हम शामिल करते हैं इन्वायरमेंट फ्रेंडली टेक्निक्स मेथड्स को फॉर द प्रोडक्शन, गिविंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, disadvantaged section of the society, प्रोवाइडिंग बेसिक एमिनिटीज लाइक स्कूल, क्रचेज टू द एम्प्लॉइज। इन सब चीजों के बारे में हम बात करके चलते हैं तो वहां पर हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव फुलफिल होते हैं। थर्ड वन है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। जब हम पर्सनल ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन आर मेड अप ऑफ पीपल हु हैव डिफरेंट पर्सनालिटीज, बैकग्राउंड्स, एक्सपीरियंसेस एंड ऑब्जेक्टिव्स। अलग अलग लोगों की अलग अलग जरूरतें। They all become part of organization to satisfy their diverse needs. They vary from, कौन कौन सी नीड्स हो सकती हैं उनकी? फाइनेंशियल नीड्स हो सकती हैं, लाइक competitive salary, perks etc. सोशल नीड्स लाइक पीयर रिकग्निशन। पीयर रिकग्निशन का मतलब होता है जो उसके साथ वर्कर है उस जैसा उसका एक स्टेटस हो। हायर लेवल नीड्स हो सकती हैं एज पर्सनल ग्रोथ, डेवलपमेंट। इट मींस, अगर मैं इन शॉर्ट बात करूं तो यहाँ पर पर्सनल ऑब्जेक्टिव में आप एक इंपॉर्टेंट थ्योरी को याद रखेंगे। अब्राहम मास्लो एक व्यक्ति हुए हैं, अब्राहम मास्लो, जिन्होंने एम्प्लॉयज की नीड थ्योरी दी है, एक नीड थ्योरी। तो वो सारी नीड थ्योरी को अगर हम शामिल कर लें तो वो इसके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स बन जाते हैं, जिनमें उन्होंने 5 प्रकार की थ्योरी, 5 प्रकार की नीड बताई हैं। एक सोशल नीड्स जो बेसिक नीड होती है उसकी, दूसरा उसका पर्सनल रिलेशन नीड्स, तीसरा उसकी सेफ्टी नीड्स, चौथा उसका जो पीयर रिकग्निशन स्टेटस, पांचवा उसकी एस्टीम नीड्स। तो ये 5 नीड्स को अगर हम शामिल करें तो उसके पर्सनल ऑब्जेक्टिव सेटिस्फाइड हो जाते हैं, फुलफिल हो जाते हैं। इनके बारे में आपको यहाँ पर थोड़ा सा याद रखना है। आइए चलते हैं। मैनेजमेंट हैड रिकॉन्साइल द पर्सनल गोल्स विद ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव फॉर हार्मनी इन द, ये जो एक लाइन लिखी है इसका मतलब सिंपल सा आप समझे कि मैनेजमेंट को तालमेल बनाना पड़ता है, रिकॉन्साइल करना पड़ता है, तालमेल बनाना पड़ता है। किसके साथ? पर्सनल गोल्स के साथ, विद द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स फॉर हार्मनी इन द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन में क्या रख सकें? शांति रख सकें, एक प्रकार से हार्मनी एस्टेब्लिश कर सकें, एक सुचारू सुचारू रूप से ऑर्गेनाइजेशन को चला सकें।
हार्मनी का मतलब होता है एक प्रकार का कोऑर्डिनेशन, भी आप इसको बोल सकते हैं। कोऑर्डिनेशन के बीच में बनाना पड़ता है ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स और ऑब्जेक्ट पर्सनल गोल दोनों एक साथ अचीव हो सके। थोड़ा सा एक बेसिक सा पॉइंट बताया है टॉप टिप के तौर पे, इसे आप होप्सो कि खुद से पढ़ लेंगे। आप इसकी एक फोटो ले लें, ठीक है, इसकी फोटो ले लें और इसको खुद से पढ़ने की कोशिश करें। ये सारी वही बातें हैं जो हमने ऊपर पढ़ी हैं। आइए एक नेक्स्ट पॉइंट हमारा और हम डिस्कस करेंगे जिसमें है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसके बारे में हम बात करेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस के बारे में हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। देखिए इम्पोर्टेंस को अगर हम बात करें तो अगर मैं यहाँ डिस्कस ना भी करूँ ना, तो भी इम्पोर्टेंस आप अपने आप से बता पाएंगे। इम्पोर्टेंस का सिंपल मतलब होता है सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस, देखिए आपके स्कूल में आपके अकाउंट्स के टीचर का, आपके बिजनेस के टीचर का, आपके इकोनॉमिक्स के टीचर का क्या इंपॉर्टेंट रोल है, क्या रोल प्ले करते हैं, तो वैसे ही मैनेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है इन ए बिजनेस। इन ए बिजनेस, किसी बिजनेस में मैनेजमेंट का क्या रोल है, इसके बारे में बात हो रही है। तो इसको आप रोल भी बोल सकते हैं, रोल ऑफ मैनेजमेंट। तो सिंपली अगर बात करें तो मैनेजमेंट क्या काम करती है, मैनेजमेंट हेल्प करती है जितने भी जितने भी ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप गोल्स होते हैं, उनको अचीव करने में मदद करें। उनको अच्छी पॉलिसीज फ्रेम करके दे, उनको अच्छे लिंकेज बना कर दे, ताकि वो अपने गोल्स को प्रॉपरली क्या कर सके, अचीव कर सके। सो मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड नॉट फॉर इटसेल्फ बट फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एंड द टास्क ऑफ मैनेजर इज टू गिव ए कॉमन डायरेक्शन, यानी कि एक प्रॉपर डायरेक्शन प्लानिंग करके दे उनको, टू इंडिविजुअल एफर्ट्स, उनके अलग अलग प्रयास हैं, ताकि वो क्या कर सके, अचीव कर सके ओवरऑल गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इस तरीके से हमारे ग्रुप गोल्स यहाँ पर क्या होंगे, अचीव होंगे। वो ग्रुप गोल को अचीव करने में मदद करता है। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो ये हम बिजनेस में क्या करता है, एफिशिएंसी को भी बढ़ाता है। काम करने की क्षमता कहते हैं एफिशिएंसी को, काम करने की क्षमता, यानी लोगों के एफिशिएंसी को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है, प्रॉपर डायरेक्शंस देकर, प्रॉपर प्लानिंग करके, प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग करके, प्रॉपर डायरेक्टिंग करके, स्टाफिंग करके, कंट्रोलिंग करके। इट मींस फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को प्रॉपरली इसमें यूज करके हम क्या करते हैं, एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं, जिससे ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और कॉस्ट में कमी आती है, रिड्यूसिंग द कॉस्ट। तो इससे एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट क्रिएट्स ए डायनेमिक इन्वायरमेंट, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जरूरत पड़ने पर अगर किसी प्रकार का कोई चेंज करना पड़े, चेंज की रिक्वायरमेंट आए, तो उस चेंज को इजीली इम्प्लीमेंट करवा सके। तो इस प्रकार का एक ऑर्गेनाइजेशन वो क्रिएट करती है। एम्प्लॉयज को, यानी कि एम्प्लॉयज को, मैं ये बात करूं तो एम्प्लॉयज को हमारे अगेंस्ट नहीं होने देती, हमारे का मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट नहीं होने देती। डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके का बनाती है, ऑल द ऑर्गेनाइजेशन हैव फंक्शंस, have to function in environment which is constantly changing. It is generally seen that individuals in an organization resist change, वो resist करते हैं, रोकते हैं बदलाव को, बदलाव चाहते नहीं है, as it often means moving from a familiar secure environment into a newer and more challenging going on। तो यानी कि वो उस प्रकार के एनवायरनमेंट में जो बदलाव हुआ है उसको रोकने की कोशिश करते हैं, ताकि वो जो जिनसे जिस इन्वायरमेंट से वो फैमिली है उसको छोड़े ना, वो जो सिक्योर्ड इन्वायरमेंट है उससे वो नए इन्वायरमेंट में एंट्री ना कर पाए, जो कि मोर चैलेंजिंग उनके लिए हो सकता है। मैनेजमेंट हेल्प्स पीपल adopt to these changes so that organization is able to maintain its competitive edge, ताकि वो अपनी competitive edge मतलब जो उसकी मार्केट में एक रेपुटेशन है कंपटीशन के तौर पर, वो मैनेज की जा सके, उसको बनाया जा सके। इस तरीके से मैनेजमेंट हेल्प करती है इनको अडॉप्ट करने में, इनको अडॉप्ट करने में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट किस में मदद करती है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में मदद करती है। ग्रुप गोल्स के साथ साथ पर्सनल गोल, ग्रुप गोल तो होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल गोल, सबका कॉमन ऑब्जेक्टिव, और पर्सनल ऑब्जेक्टिव होते हैं एम्प्लॉयज के अपने खुद के, जिनमें कि हम किसके बारे में बात करते हैं, मोटिवेट्स एंड लीड्स द टीम टू मैनेज in such a manner that individual members are able to achieve personal goals while contributing to the overall ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। यानी कि मैनेजमेंट इस तरीके से कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करती है इन दोनों में, किसमें, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स में और पर्सनल गोल्स में, ताकि वो दोनों प्रॉपर तरीके से अचीव किया जा सके। जब इंडिविजुअल मेंबर कंट्रीब्यूट कर रहा हो
ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने में, तो उसके पर्सनल गोल भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, अचीव हो जाए। इस तरीके से मैनेजमेंट हमारी मदद करके चलती है। एक छोटा सा पॉइंट दिया है, देखिए, कहता है थ्रो एंड द मैनेजमेंट हेल्प्स इंडिविजुअल्स टू डेवलप टीम स्पिरिट, cooperation and commitment to group success, to group success। यानी कि मैनेजमेंट के थ्रू, कोऑपरेशन के थ्रू, टीम स्पिरिट के थ्रू ही हम ग्रुप सक्सेस को बढ़ावा दे सकते हैं। लास्ट वन जो इसका पॉइंट है इंपॉर्टेंस का, वो क्या है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। नो डाउट मैनेजमेंट जब ग्रुप गोल को अचीव करने में मदद करती है, पर्सनल गोल को अचीव करने में मदद करती है, एफिशिएंसी को बढ़ाती है, तो उससे उनकी कॉस्ट भी कम होती है। और कॉस्ट कम होती है तो वो अच्छा प्रोडक्ट, क्वालिटी सर्विस सोसाइटी को प्रोवाइड कर पाते हैं। So they can provide the good quality products and the services, creating employment opportunities, adopting new technologies, and greater good for the people, as well as leading the path towards growth and development। तो ये सारे काम जो है मैनेजमेंट क्या करती है, हेल्प करती है। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो काफी हेल्पफुल है। एक लास्ट जो टॉपिक है दैट इज लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इसमें भी छोटा सा पॉइंट है, बट इस क्लास को हम करेंगे कल कंटिन्यू। ठीक है, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए केवल इतना ही रखेंगे। होप्सो कि आपने जो दो चीजें समझी, कौन कौन सी दो चीजें समझी, बताइए जरा मुझे एक बार। कौन कौन सी दो चीजों के बारे में आपने डिस्कशन किया आज? एक तो हमने डिस्कस किया किसके बारे में, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन के बारे में। Yes, केस sir. स्टडी, ठीक है, वो आपको हो सकता है समझ में आए हैं। नंबर दो, आपने डिस्कस किया किसके बारे में, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। Objective of management. ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, ये भी आपको क्लियर हो गए होंगे। नंबर थ्री, तीसरा पॉइंट जो हमने लास्ट में पढ़ा दैट इज सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, ऑफ मैनेजमेंट। देखिए ये जो पॉइंट दिए हैं, जरूरी नहीं कि यही आपने पॉइंट बताने हैं, जो आपके नजरिए में ठीक लगे, जो मैनेजमेंट करती है वो पॉइंट भी आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। क्वेश्चन के आपको कंप्लीट आंसर, कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। कल हम लोग बात करेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, और लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बाद इसका एक रिकैप हम लोग करेंगे। लेवल ऑफ मैनेजमेंट को देखते हुए जाएंगे, तो उसके बाद हम एक रिकैप करेंगे। उस रिकैप में हम क्या करेंगे, जो भी टॉपिक हमने पढ़ा उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे। उसके बाद आपको इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराई जाएगी, कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे, और उन क्वेश्चनों को हम लोग वहां पर देख के चलेंगे कि उनके क्या आंसर बनेंगे। तो यहाँ पर हमारा एक रिकैप आ जाएगा। ये पीपीटी, ये पीडीएफ मैंने आप लोगों को शेयर कर रखी है। जिसके पास बुक है तो वो बुक से भी देख सकता है, एज इट इज है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब रिकैप रहेगा। एंड जैसे ही रिकैप होगा उसके बाद हमारी एक एक्सरसाइज डिस्कशन का पॉइंट रहेगा, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 1.2 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि आप जो है इसके लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो है, उनको एक बार स्टडी जरूर करें अपने आप से, ताकि जब मैं समझाऊं तो आपको वो आसानी से क्लियर हो जाए। वैसे लेवल ऑफ मैनेजमेंट मैं आपको बता देता हूँ, तीन प्रकार के होते हैं। एक तो टॉप लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट, एक मिडिल लेवल मैनेजमेंट, और एक लोअर लेवल मैनेजमेंट। तीन प्रकार के होते हैं। और अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि बताइए मैनेजरियल लेवल कितने होते हैं, मैनेजरियल लेवल, तो मैनेजर लेवल को आप दो भागों में बांटते हैं। एक तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट में, मैनेजर लेवल मतलब मैनेजमेंट में अगर लेवल्स की बात की जाए तो हम दो भागों में बांट लेते हैं, एक तो मैनेजरियल और एक नॉन मैनेजरियल, नॉन मैनेजर लेवल। तो इसमें जो टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है, लोअर लेवल है, ये तीनों हमारे मैनेजर लेवल के पार्ट हैं। लेकिन लोअर लेवल के अंदर हम आखिरी में जाके बात करते हैं किसके बारे में, प्लेटफॉर्म एरिया यानी एम्प्लॉयज के बारे में। प्लेटफॉर्म एरिया, उसको हम नॉन मैनेजर लेवल में काउंट करते हैं। तो ये सारी बातें हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेश्चन, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं क्लास को रोकता हूँ। बताइए, किसी प्रकार का कोई डाउट Okay, है sir. किसी Bye, का? sir. Good night, sir. गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, कोई डाउट नहीं किसी का? No, sir. पवित्रा, नो सर, थैंक यू चलिए। सर, गुड नाइट सर। ओके नाइस गुड, सर। अविका भी आई है। अविका, कोई डाउट आपका? ओके, नो डाउट एट ऑल। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर।